अब ये एक्शन प्लान जो सरकार तैयार कर रही है ये इसलिए ज़रूरी है इस पर बातचीत करना क्योंकि कल से एमपीसी की बैठक शुरू हो रही है। कहा तो ये जा रहा है कि साहब स्टेटस को मेंटेन करेंगे लगातार चौथी बार। लेकिन क्या इस समय कुछ और दरकार है, ज़रूरत किस चीज़ की, इस पर बातचीत करने के लिए अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेयरमैन हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। बग्गा सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले तो सर महंगाई का क्या हाल है अभी आपकी नज़र में? महंगाई देखिए आरबीआई के रेंज से ऊपर है। अगस्त में जरूर सीपीआई घटी जुलाई के मुकाबले, और सितंबर में भी थोड़ी हमें कटौती आते दिखती है। खाद्य पदार्थों की कमी की कीमतों में कमी होते हुए थोड़ा अगस्त से सितंबर का सीपीआई कम रहेगा दीपक जी, बट आरबीआई के रेंज से ज़्यादा है। और उम्मीद यही है कि अब आरबीआई इस बैठक में सालाना जो उनका इन्फ्लेशन का आंकड़ा था 5.4 का, उसको बढ़ा के 5.5 तक ले आएंगे। इसमें खाद्य पदार्थ भी हैं और साथ में तेल की कीमतें जो बढ़ी हैं। पिछली बैठक में जब आरबीआई मीट करे थे तो $79 पे था ब्रेंट, अब 95 भी गया, अब 90 के नीचे आया है आज ज़रूर, बट औसतन 85 से 90 के बीच में रहा है इस कार्यकाल में, जो पिछली बैठक से अभी। और आरबीआई ने अप्रैल में $85 का तेल का लेवल लिया था औसतन इस फिस्कल वर्ष के लिए। तो 85 के आगे हम 79 तक चल रहे थे पहले 6 महीने में, पहले 5 महीने में, बट हमने देखा कि अगस्त के अंत से और सितंबर में लगभग 95 तक भी ब्रेंट गया। भारत का जो मिला जुला क्रूड का जो कॉस्ट होगा वो इससे काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि रशियन तेल तो $60 की वैसे एक सीमा थी जिसके नीचे ही रशियन तेल आना था। जी। और भारत का जो बास्केट है वो लगभग आप कह सकते हैं नाइमेक्स के करीब रहता है। जो दुबई हम लेते हैं उसका मिक्स, तो हम शायद 80 के करीब रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, ये अभी मैं बाद में आऊँगा कि एमपीसी की बैठक कल से शुरू हो रही है, इस पे क्या होगा क्या नहीं। बट ज़रा हमारे उपभोक्ताओं को, जो हमारे दर्शक हैं, वो अक्सर महंगाई की इस गणित को समझ नहीं पाते। और एक सवाल बार-बार आता है कि साहब खाद्य विभाग अलग मेहनत कर रहा है, उपभोक्ता मंत्रालय अलग मेहनत कर रहा है, फिर पेट्रोलियम मंत्रालय अलग अपने डेटा देता है, वित्त मंत्रालय की फिर ओवरऑल जो होती है उसमें अलग भूमिका होती है, और फिर सब इन सब को आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए जो रेट्स वगैरह को कंट्रोल करना है, फिर अलग कवायद होती है। इस बार अमरीश पांडे की जो रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने भेजी है, इस बार कहा जा रहा है कि इन्होंने आपस में सारे डेटा साझा किए हैं। इसको लेकर आरबीआई वित्त मंत्रालय की बैठक भी हुई और इस बार एमपीसी में अलग से इस पर चर्चा भी होगी। तो ये सर कुछ नया है या होता ऐसे ही आया है? नहीं, नया है, क्योंकि ये बहुत रहता था कि एक सरकार का डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ और कर रहा है, तो एक ये साझा तौर पे कर रहे हैं और आरबीआई की मदद भी ले रहे हैं। दूसरा होर्डर्स के अगेंस्ट, जो आपने कहा जमाखोरों के अगेंस्ट कार्रवाई है दीपक जी, ये बहुत अच्छा है और इससे कमर तोड़ी जा सकती है इन्फ्लेशन की। बट इसमें भी कुछ ऐसे स्टैंड आउट हैं, जैसे रेलवेज का फ्रेट पिछले हफ्ते अनाउंस किया गया, 10% बढ़ा दिया गया रेलवे फ्रेट। वहाँ हमें उम्मीद थी कि ये इसको कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि स्ट्रेट वो पास थ्रू हो जाता है। जब फ्रेट बढ़ता है, या तो लोग रोड से जाना शुरू कर देंगे फ्रेट को, या फिर वो कस्टमर को पास ऑन कर देंगे। तो डीजल और रेलवे फ्रेट, अगर आपको महंगाई पे काबू रखना, वो बहुत ज़रूरी है कि रेलवे फ्रेट को भी कम लेवल्स पे रखा जाए। खाद्य पदार्थों में ज़रूर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, स्पेशली दालें, क्योंकि ये बारिश की किल्लत के चलते दालों का उत्पादन कम रहेगा इस साल। तो दालें ज़रूर लानी पड़ेंगी। शुगर का विश्व भर में किल्लत आ रही है, कम रहेगा उत्पादन, तो मुझे लगता है शुगर का एक्सपोर्ट कोटा नहीं देंगे। चावल पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स पे एक बहुत अंकुश लगा था। बासमती ज़रूर अलाउड था, बट नॉन बासमती पे ऑलरेडी सरकार ने लिए थे कदम।
तो जी, एक कोऑर्डिनेटेड वे में करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है फिर करना। अब ये ज़रूर है इतना कॉम्प्लेक्स है भारत जैसा देश, बट ये कर सकते हैं और पहले भी किया गया सरकार से कई-कई जगहों में। ये अब आप जैसे बता रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिवली व्यू ली जा रही है, ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर। अच्छा, एक सर एक और बड़ा बुनियादी सवाल मैं आपसे पूछूंगा आज। कई लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि महंगाई का इश्यू जो है वो ज़्यादा किसको टैकल करना है। कई लोग बोलते हैं कि साहब मॉनेटरी पॉलिसी का ये इशू ज़्यादा है, जिसमें आरबीआई को रेट में अपना नियंत्रण अपने हिसाब से करना पड़ता है। और कई लोग ये बोलते हैं कि साहब ये फिस्कल पॉलिसी का मसला ज़्यादा है, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट जो है डिसीजन लेती है टैक्सेशन और स्पेंडिंग में। तो ये ज़्यादा मसला किसका है सर? और इसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो अब तक चली आ रही थी, उससे अलग क्या हो सकता है? देखिए मॉनेटरी और फिस्कल का तो बहुत बड़ा पहलू रहता है और आरबीआई अगर आप देखें रेट भी बढ़ाए उन्होंने और लिक्विडिटी निकाल दी है, जहां 7 से 9 लाख करोड़ बैंक्स हर रात को आरबीआई की तरफ बैलेंस रखते थे, अब डेफिसिट में ले आए हैं। तो लिक्विडिटी आरबीआई ने निकाली है सिस्टम से। इससे क्या होता है दीपक जी, पैसों की जब मनी सप्लाई पे अंकुश लगाते हैं तो हम देखते हैं कि कीमतें गिरती हैं। बट जो इंटरेस्ट रेट हाइक रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी रहता है, वो बहुत ब्लंट इंस्ट्रूमेंट रहता है। वो हर चीज पे उसका असर हो जाता है और ऐसा नहीं है कि वो टैप आप खोलें और टैप बंद करें। एक बार ही शुरू कर दिया तो लैग्ड इफेक्ट उसके 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने के बाद जो आते हैं वो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को बहुत डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है, कैलिब्रेशन मुश्किल रहता है। ये नहीं कि आप देखें अच्छा थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं 25 बेसिस पॉइंट, फिर देखते हैं, वो आपको पता लगेगा 12 महीने बाद। तो जबकि सिचुएशन को काबू करना है आपने आज में, तो इसमें फिस्कल की भी भूमिका रहती है। अब सरकार का अगर आप देखें फिस्कल डेफिसिट 6% से ज्यादा है, साथ में स्टेट्स अगर आप ऐड कर लें तो 2.5 से 3% का फिस्कल डेफिसिट है स्टेट्स का। तो कंबाइंड हम 9% डेफिसिट पे चल रहे हैं, जो बहुत इन्फ्लेशनरी रहता है। उसका मतलब क्या है, सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है अपनी आमदनी से, वो पैसा आ रहा है वो क्राउड आउट कर देता है बाकी इन्वेस्टमेंट्स को। तो इतना हाई फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशनरी रहता है। और तीसरा रहता है सप्लाई डिमांड मेजर्स, वो मुझे लगता है कि इस माहौल में करने पड़ेंगे, क्योंकि मॉनेटरी से तो आरबीआई जो कर सकता था कर चुके हैं, टाइट में है वो, हॉकिश है, हॉकिश पॉज पे है, तो ठहराव है बट हॉकिश है कि वो पैनी नजर से देख रहे हैं कि महंगाई ना बढ़े। फिस्कल में आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आमदनी सरकार की कई वर्षों की स्ट्रगल के बाद बढ़ती है, ऐसे ओवरनाइट नहीं बढ़ा सकते, खर्चे काट नहीं सकते, तो फिस्कल तो रहेगा। और तीसरा है सप्लाई डिमांड में, जहां जहां जिस जिस चीज की कीमतें बढ़ रही हैं, अब जैसे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो वो सरकार ओएमसीज को, जो रिफाइनरी मार्केटिंग कंपनियां हैं, रिफाइनरी कंपनियां हैं, उनको बढ़ाने नहीं दिया है कीमत, जी, तो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जी, वो सब्सिडी के जरिए जरूरी होता है, या फिर बैलेंस शीट पे, आप सरकारी कंपनियों के बैलेंस शीट पे आ रहा है, वो हो रहा है। अब खाद्य पदार्थ हो गए जो घरेलू है, वो तो वेट करना पड़ता है, सब्जी नई निकल के आएगी। जैसे टमाटर हमने देखा 300 रुपए भी गए, अब हम्म, 15 रुपए भी नहीं रहे जब हम्म, एक्सेस सप्लाई आ गई। तो ये बिल्कुल, सीजनल रहता है, इसमें होर्डर्स को पकड़ के रखें, एक रहता है, और कोल्ड स्टोरेज बनाएं, जो भी चीज स्टोर हो सकती है, ताकि जब कीमतें बढ़े तो आप वो निकालें। बिल्कुल सर, नाफेड जैसे रिलीज कर रहा था टमाटर, उस तरह के। और फिर ऐसे बेसिक्स जो हो गए, एडिबल ऑयल हुआ और पल्सेस हुए, दालें हुई, जी सर, इन सब के कारण आपको इंपोर्ट करना पड़ता है और उसको फिर आप रिलीज करिए एब्सोल्युटली सर, मार्केट में। जी, और फेस्टिव सीजन में दीपक जी शुगर आपको रिलीज करनी पड़ती है, तो हाँ, सरकारी जो है रिजर्व, उसमें से शुगर आप रिलीज करेंगे, ताकि दिवाली हो गई, बाकी फेस्टिवल हो गए, उसमें जो चीनी की खपत बढ़ती है उससे कीमतें ना बढ़े। जी। अब एक आखिरी सवाल मेरा सर, और सिचुएशन भी ऐसी है, आपने बिल्कुल सही कहा, फिस्कल लेवल पे भी सरकार को देखना पड़ता है कि उसके पास कितना बचा है कितना नहीं। अब लेकिन सर ये चुनावी साल है, कई ऐलान भी हुए, अभी एलपीजी के दाम भी घटाए, तो सरकार के पास थोड़ा सा तो दबाव होगा।
पहली सिचुएशन ये, अभी वर्ल्ड बैंक की आज ही रिपोर्ट जिसका हमने हवाला भी दिया 5.2 से 5.9 कर दिया, तो अभी और सिचुएशन टाइट रहेगी आरबीआई के लिए। अब कल जो होगा इन सारे आलोकों में, कल की जब एमपीसी बैठक शुरू होने वाली है सर, क्या फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइम आप पॉज देख रहे हैं या क्या होगा और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए आरबीआई को? देखिए, साल दर साल इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी। अगले साल और भी स्लो डाउन आ रहा है, ग्लोबल स्लो डाउन भी है और भारत के अंदर भी है। तो यहाँ रेट बढ़ाना तो बहुत मुश्किल है। कटौती नहीं कर सकते क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। दूसरा, ये फेड यूएस के सेंट्रल बैंक के बनिस्बत अगर आप ज़्यादा कटौती करते हैं तो आपका रुपया गिरता है, उससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भारत में आ जाती है, क्योंकि जितनी कमोडिटीज़ आप इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो आरबीआई को एक बहुत फाइन बैलेंसिंग एक्ट करना है, जो वो करते आए हैं पिछली 3 बैठकों में। रेट नहीं काटेंगे, इन्फ्लेशन का जो उनका एस्टिमेट है बढ़ाएंगे, जीडीपी का जो एस्टिमेट है वो वैसे का वैसा रहेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जरूर है हम दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में, सबसे प्रबल इकोनॉमी है, बट अगले साल वहाँ ठहराव है, उसके अगले साल फिर उससे भी ठहराव है थोड़ा। उस सब को चलते हुए रेट हाइक तो नहीं करेंगे, रेट कट इन्फ्लेशन के कारण और फेड के एक्शन के कारण रेट कट भी नहीं कर सकते। तो ठहराव रखेंगे बट हॉकिश रहेंगे और लिक्विडिटी सिस्टम में नहीं आने देंगे। तो लिक्विडिटी जिस तरह से ड्रेन आउट की है उस तरह से चलता रहेगा। उसका ड्रेन आउट ये देखिए, 2000 रुपए के नोटों का 3.5 लाख करोड़ बैंकिंग सिस्टम में आया, बट आरबीआई ने चुपचाप उसको समेट लिया। सीआरआर भी बढ़ाया कुछ दिनों के लिए और फिर अब नेचुरल क्रेडिट ग्रोथ के कारण वो पैसा निकल गया बैंक्स में से। तो बहुत उम्दा तरीके से आरबीआई ने मैनेज किया है मॉनेटरी पॉलिसी और वही जारी रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। पॉलिसी रहेगी अभी भी रिस्ट्रिक्टिव और हॉकिश पॉज की तरफ वो रहेंगे और चिंता दर्शाएंगे फिस्कल की तरफ, तेल की तरफ, बट बोलेंगे ऑन बैलेंस है, क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन आते दिख रहा है, ग्लोबल इन्फ्लेशन भी है बट स्लो डाउन भी है। इस माहौल में हम ठहराव करते हैं और फिर अगली बैठक में देखेंगे क्या करना है। बिल्कुल, और अच्छी बात इसमें ये हुई है कि इस बार आरबीआई, सरकार के तमाम मंत्रालय सब मिलकर डेटा साझा कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो लग रहा है कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में जो एक उचित दूरी बनाकर रखने की जो प्रवृत्ति थी, महंगाई को रोकने के लिए एक इंटीग्रेटेड एक्शन अप्रोच दिखाई दे रही है, जो बग्गा सर बता रहे हैं कि बहुत अच्छे संकेत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका एक बार फिर वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बड़ी आसान भाषा में सारी चीज़ों को डिकोड किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।